हेलो, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर आधुनिक काव्य कर रहे थे। उसके अंतर्गत पिछली क्लास में हमारे दिनकर जी की कविताएं समाप्त हो गई और आधुनिक काव्य की अंतिम कवि के रूप में जो अज्ञे जी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, उनकी कविताओं को लेंगे। उसके अंतर्गत इनकी जो कविता हैं उनमें से रात होते हम पहले लेंगे। अज्ञे जी प्रयोगवादी कवि थे। प्रयोगवादी कवि का अर्थ ये होता है कि जो हमारे जीवन में व्यतीत हो रहा है, जो समाज में व्यतीत हो रहा है, जो हमारे आसपास व्यतीत हो रहा है, उसे पहले अपने आप में ग्रहण करके और उसे समझना, अपने जीवन में उतारना, महसूस करना और उसके बाद में अपने शब्दों के रूप में, कविता के रूप में उसे प्रस्तुत करना, इसे प्रयोगवाद कहा जाता है। तो इनकी कविताओं में ज़्यादातर जो समाज में परिस्थितियां हैं, उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार इन्होंने कविता में बताने का प्रयास किया है। तो उसी में के अंतर्गत इन्होंने रात होते कविता को लिया गया है, जिसमें एक मध्यम वर्गीय जो जीवन है, मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है, उनका जो जीवन है वो रात होने के पश्चात और प्रात होते सुबह होने के पश्चात पूरे दिन में रात और सुबह के बीच के जो समय में जो उनके जीवन में जो घटित होता है उसके बारे में अपने पंक्तियों में सजोया है। प्रात होते सब, और उसमें इन्होंने एक पक्षी को संकेत प्रतीक के रूप में मानते हुए, एक पक्षी को सांकेतिक मानते हुए, प्रतीक मानते हुए बताया है। प्रात होते सबल पंखों की अकेली एक मीठी चोट से, प्रात होते सुबह होते ही सबल पंखों की, ऐसा लग रहा है सबल एकदम मुलायम आराम पंखों की अकेली मीठी चोट से, और ऐसा लगता है पक्षी के पंख पर एक हल्की सी चोट पड़ती है, हल्की सा दर्द होता है, और उसी की चोट से देखो जो पक्षी है उसके पंख, और उसी समान मनुष्य की जो आँखें हैं, आँखों की पलकों से, क्योंकि पक्षी जब अपने पंखों को हिलाता है तो वो उड़ान भरता है, और मनुष्य जब अपनी आँखों की पलकें खोलता है तब वो जागता है। अनुक्ता मुझको बनाकर बावली को, अनुक्ता मुझे एक ऐसी अनुक्ता के रूप में, ऐसे विचार के रूप में बनाकर बावली को, मुझे बावली बनाकर, मुझे पागल बनाकर, जानकर मैं अनुक्ता हूँ, जानबूझकर कि मैं ऐसा अज्ञानी हूँ। उस विदा के विरह के विच्छेद के तीखी निमिष में भी यूता हूँ। उस विदा के विरह में, उस विदाई के विरह में, विच्छेद में, एक तीखी निमेष में भी यूता हूँ। मैं उस तीखी निमेष में भी, उस तीखे अंधकार में भी मैं यूता हूँ, मैं जिया हूँ। उड़ गया वह बावला, और वह एक बावले पंछी की तरह उड़ गया। पंछी सुलहला, तोता जो पक्षी है, सुनहला पक्षी जो है वह उड़ गया। कह प्रहर्षी देह की रोमावली को, लेकिन अपने प्रहर्षित हर्ष से भरी हुई देह की रोमावली को प्रात होते सुबह, क्यों कि जब रात होती है, जब मनुष्य घर आता है, और सुबह होते होते वापस, चाहे अपनी इच्छा हो चाहे इच्छा नहीं हो, लेकिन फिर भी अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने पेट भरने की कमाई के लिए वो घर छोड़कर चला जाता है। प्रात होते वही जो थके पंखों को समेटकर, और सुबह होते ही चाहे वो कितना भी थका हुआ हो, अपने पंखों को समेटकर, अपनी इच्छाओं को समेटकर, अपनी भावनाओं को समेटकर, वो थका हारा चाहे कितना भी उसका चाहे मन हो चाहे नहीं हो, वो घर से निकल जाता है। आश्रय की मांग पर विश्वास की चादर लपेटे, और किस लिए? आश्रय की मांग पर, आसरा अपने घर की जो मांगे हैं, घर की जो ज़रूरतें हैं,
उनको पूरा करने के लिए विश्वास की चादर लपेटे, और इसी विश्वास में कि मैं पुनः शाम को थका हारा लौट कर घर आऊँगा, इसी विश्वास से वो प्रातः होते ही, सुबह होते ही घर से निकल जाता है। चंचू की उन्मुख विकलता के सारे नम रहा गिरवा उठाए। चंचू का और उसकी पत्नी भी, जो व्यक्ति, उसकी पत्नी भी इसी आस से उसे घर से रवाना करती थी। विकलता के सारे नम रहा ग्रीवा उठाए। वह अपने मन में एक बोझ सा लिए हुए, अपने मन में एक थकावट सा लिए हुए वो वहाँ से चला जाता है। सिहरता सा, कांपता सा, नीड की निडस्त, सब कुछ की प्रतीक्षा भांपता सा, कुछ सिहरता सा, पक्षी के रूप में, प्रतीक के रूप में बताया है। तो जो पक्षी अपनी ग्रीवा को, अपनी गर्दन को संभालते हुए जो उड़ता है दाने पानी के लिए, और एक मन में एक डर लिए हुए, सिहरता हुआ, कांपता हुआ, नीड की निटस्त से कि मैं जब वापस आऊँगा तो इस नीड से, इस घोंसले पर मुझे क्या वापस वैसा के वैसा सब कुछ मिलेगा, कुछ प्रतीक्षा भाप सा, और क्या मेरी प्रतीक्षा इस नीड पर, इस घोंसले पर जो है, जो मेरे पत्नी, मेरे बच्चे जो है वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने घर से उसी प्रकार निकलता है कि मैं जा रहा हूँ, और जाने के वापस आने पर इसी आस से जाता है कि वापस आने पर मेरे नीड रूपी, मेरे घोंसले रूपी घर में जो मेरे निटस्थ है, मेरे घर में जो मेरे साथ रहने वाले हैं, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। निकट अपनों निकटतर भवितव्य की अपनी प्रतिज्ञा की, और वो इसी तरीके से निकट, अपने पास में जो है, अपने जो घर के, जो परिवार के जो सदस्य है, उनके भविष्य के लिए, उनके घर की मांग के लिए, उनके पेट भराई के लिए, उनकी पेट की आवश्यकता को पूरी करने के लिए, अपनी प्रतिज्ञा के लिए कि मैं इस घर का मुख्य हूँ और मेरा ये कार्य है कि मैं घर की आवश्यकताओं को पूर्ण करूँ, यह सोचते हुए निकटतम इस विबुद्ध सपनों की सखी के, और निकटतम जो मेरे नज़दीक है इस विबुद्ध की, इस सपने की, मेरे जीवन रूपी सपने की सखी मेरी पत्नी के लिए आ गया था रात होते। और उसी पत्नी के लिए, जिस पत्नी ने सुबह हंसते हंसते घर से विदा किया था, उसी पत्नी के लिए वह पुनः लौटकर घर आ जाता है। तो इसी प्रकार कवि ने मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है, जिनकी की मजबूरी होती है कि वो किसी कारण से कभी भी, कोई मन नहीं भी हो, इच्छा नहीं भी हो, शरीर में ताकत नहीं भी हो, तो भी वो अपने घर की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, अपने उदर की पूर्ति करने के लिए, अपने पेट भरने की पूर्ति करने के लिए, खुद के और अपने साथ रहने वाले अपने परिवार की पूर्ति करने के लिए वो सुबह होते ही घर से निकल जाता है। और इसी आस में निकलता है कि मैं दिन भर की थकान के बाद में जब आऊँगा तो मुझे मेरा घर, मेरे घर के लोग जैसे कि तैसे वापस मुझे प्रतीक्षा करते हुए, मुझे इंतज़ार करते हुए मिलेंगे। उन्होंने एक पक्षी के माध्यम से, जिस प्रकार एक पक्षी भी अपने पेड़ पर घोंसले में जो अपने बच्चों को छोड़कर जाता है और दूर से कहीं से भी कुछ न कुछ दाना पानी लेकर आता है, और वह इसी आस में उस दाने को लेकर उठता है कि मैं उस घोंसले में जाऊंगा तो उस घोंसले में मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो चूजे हैं, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं उनके लिए जाऊं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनके उदर की पूर्ति के लिए, उनके पेट भरने के लिए जो आवश्यकता है मैं उसे पूर्ण करूं। और वो इसी प्रकार रात भर अपने परिवार के साथ रहता है और सुबह उठकर अपनी रोजी रोटी के लिए पुनः घर से निकल जाता है। इसी तरह से इन्होंने रात होते प्रात होते कविता को बताया गया है। और इसी के अंतर्गत हम इनकी अगली जो कविता है, जो बहुत छोटे रूप में है, सांप के प्रति, 4 लाइनों की ही, 4 पंक्तियों की ही इनकी ये कविता है। इस कविता को भी इसी के अंतर्गत हम ले लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे रूप में फिर बताना कोई मतलब वाली बात है नहीं। तो इसमें इन्होंने प्रयोगवाद के दौरान ही अपने जीवन में, जो इस समाज में जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि राजनेताओं के रूप में, अत्याचार के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में जो लोगों पर अत्याचार करते हैं, लोगों के जीवन को त्रस्त करते हैं, उन लोगों के बारे में बताया है। और उसमें उन लोगों के रूप में सांप को प्रतीक मानते हुए, देखो इन्होंने जीवन में जो हुआ है उसी को लिया है। जैसे पहली
इस कविता में किसको लिया? पक्षी को प्रतीक मानकर। इसमें भ्रष्टाचार यानी कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो अपना ही स्वार्थ देखते हैं, दूसरों का स्वार्थ नहीं देखते। अपने स्वार्थ के लिए अगर किसी का कुछ बिगड़ भी रहा है, किसी का कोई नुकसान भी हो रहा है, तो उन्हें कोई भी लेना देना नहीं है। जिस प्रकार सांप का काम सिर्फ डसने का है, डसने के पश्चात व्यक्ति की क्या हालत होगी उसे सांप से कोई लेना देना नहीं है, वो उसे डस कर और पुनः लौट जाता है। उसी प्रकार एक जो अत्याचारी व्यक्ति है, जो भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, चाहे किसी के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन उन्हें तो वैसा ही चाहिए है। चाहे कोई अगर किसी को काम करवाने के लिए उससे रिश्वत लेनी होती है, तो वो रिश्वत कहाँ से लाया, क्यों लाया, कैसे लाया, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। उसे तो उस रकम से है, उस वस्तु से है जो कि उसे एक रिश्वत के रूप में लेनी है। तो उसी प्रकार कवि ने सांप को एक प्रतीक मानते हुए कहा है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। क्या कहते हैं? ए सांप। क्यों कि आज का जो भ्रष्टाचार है वो ज़्यादातर राजनेताओं द्वारा फैलाया गया है। राजनेता जो राजनीति करने वाले हैं, जो नेता है आज के नेता, और ये देखा गया है कि समाज में जो नेता है वो कम से कम शिक्षित व्यक्ति ही नेता बनता है, लेकिन उनमें वह गुण जो एक नेता वाले गुण होने चाहिए कि किस तरीके से व्यक्ति को हड़पा जा सकता है, किस तरह से किस व्यक्ति को उसका काम करवाया जा सकता है, ये सारे गुण उसमें जरूर होते हैं। तो वो सांप को कहते हुए कह रहे हैं कि तुम सभ्य तो हुए नहीं। क्यों कि तुम्हें सभ्यता तो आई नहीं, तुम शिक्षित तो है नेता है, तुम शिक्षित तो हुए नहीं, तो तुम्हें सभ्यता तो आई नहीं। किसी का मान सम्मान करना, एक सभ्यता को मानना, अपने सभ्यता के अंदर रहना, संस्कारी होना, ये तो तुम्हें आया नहीं। नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। यहाँ तक कि नगर में जो शहर है, शहर में कैसे बसा जाता है, लोगों के बीच किस तरह रहा जाता है, ये भी तुम्हें आया नहीं। क्योंकि सांप ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। तो वह शहर में ना तो इतने लोगों को देखते हैं और न ही लोगों के बीच में वह रह सकते हैं, चल सकते हैं। तो तुम्हें ना तो शहर में रहना आया, नगर में रहना आया, और ना ही यहाँ के तौर तरीके तुम्हें आए। फिर अगला सांप से पूछते हुए कि एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? हे सांप, नेता के रूप में ये सांप को पूछते हुए कहा है, तब कैसे सीखा डसना, फिर कहाँ से पाए? जब तुम इतने शिक्षित भी नहीं हुए, जब तुमने कहीं से ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया। क्यों कि जो शिक्षित है, जो ज्ञानी है, उन्होंने कई प्रकार के ग्रंथ लिखे, कई प्रकार के हमारे देश में उन्होंने वैज्ञानिक के रूप में कई चीज़ों को लेकर आए, कई उद्योग धंधों को लेकर आए, कई तरह के नए नए जागृतियाँ लेकर आए, लेकिन तुमने शिक्षा तो कहीं से ग्रहण की नहीं। फिर ये डसना कहाँ से सीखा? ये जो सारी प्रवृत्तियाँ हैं वो प्रवृत्तियाँ कहाँ से सीखी? इतनी चालाकी, इतनी होशियारी कहाँ से सीखी? वो गुण कहाँ से सीखे जिसके द्वारा तुम लोगों पर अत्याचार कर सको? वो गुण कहाँ से सीखे जिससे कि तुम लोगों पर राज कर सको, कि लोगों को झूठे आश्वासन देकर और लोगों पर अपना विश्वास जता सको? बिना शिक्षा प्राप्त किए, बिना ज्ञान की प्राप्ति किए तुम ये सारे गुण कहाँ से लेकर आए और ये विष कहाँ से लाए? ये जो तुम जहर उगलते हो, लोगों के जीवन में जो जहर उगलते हो, ये जहर तुम कहाँ से लेकर आए? तो जो सांप को कहता है कि सांप जंगल के जो सारे जानवर हैं, वह भी जंगल में रहते हैं, लेकिन सारे जानवर इतने विष के नहीं होते, इतने जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन एक सांप ही ऐसा है जो डसते ही मनुष्य मर जाता है। तो उसी प्रकार एक नेता अशिक्षित होते हुए भी, बिना सभ्यता के, बिना सभी लोगों के बीच में रहते हुए, वो ऐसा जहर, ऐसी अपनी मनोभावनाएं कहाँ से लेके आया कि जिससे कि वह सभी लोगों को बेवकूफ़ बना सके, सभी लोगों पर अत्याचार कर सके, सभी लोगों पर अपने झूठ का राज कर सके। तो ये तू कहाँ से लाया? तो इन 4 पंक्तियों में सांप को प्रतीक मानते हुए यह शहरी लोगों से, ये नेताओं से ये पूछना चाहता है कवि कि तुम सभी लोगों के बीच में रहकर और तुमने ये अलग से जो छल की, जो कपट की, जो दुराचार की जो शिक्षा है वो तुम कहाँ से लेकर आए? तुमने ये कहाँ से सीखी है?